स्टार्ट करते भाई। चार्ज क्या है? चार्ज बेसिकली मैटर की प्रॉपर्टी है। मैटर क्या है? अब तो अगर हम समझे ना, किसको समझे, फिजिक्स में हम नेचर को ही पढ़ते हैं, तो अगर हम अपनी नेचर को समझे तो नेचर में हमें दो ही टाइप की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेगी। या तो नेचर में अपने को देखने को मिलेगा मैटर, या तो देखने को मिलेगा मैटर, या फिर अपने को देखने को मिलेंगी रेडिएशंस, है जी। या तो अपने को मैटर देखने को मिलेगा, या अपने को क्या देखने को मिलेंगी, अपने को रेडिएशंस देखने को मिलेंगी। अब मैटर क्या है? मैटर हमने क्लास 9th पे पढ़ा था कि भाई कोई भी चीज़ जिसके पास क्या हो, मास हो, और जो क्या करते हो, स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसको मैटर बोलते हैं। उसके बाद हमने उसमें फर्दर पढ़ा था कि रेडिएशन को भी छोड़ते हैं, यहाँ पे मैटर का बात करते हैं ना। तो मैटर में क्या क्या पढ़ा हमने कि मैटर के पास मास होता है, मास है ना, और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसकी बात अभी करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो मैटर के पास मास है। अब मास होने से क्या हुआ, मास होने से ना मैटर के पास एक प्रॉपर्टी आ गई। क्या प्रॉपर्टी आ गई? हमने ये देखा कि भाई अगर हम क्या करते, कोई एक पॉइंट मास ले लेते m1, कोई एक दूसरा पॉइंट मास ले लेते m2, दोनों को अगर हम r डिस्टेंस पे रखते तो ये देखा जाता है कि m1 इस m2 की तरफ अट्रैक्ट होता और m2 m1 की तरफ, है ना। इसको हम क्या बोलते थे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते थे, जिसका फॉर्मूला होता था G(m1m2/r²). ठीक, तो मैटर ने क्या करा, मैटर के पास मास था और उस मास से उसने क्या करी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लगाई। ठीक, अब क्या हुआ, अब जब मैटर के और छोटे टुकड़े करे गए तो पता चला कि भाई मैटर जो है, मैटर वो किस किस चीज़ से मिलके बना। मैटर 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना। एक का नाम इलेक्ट्रॉन, एक का नाम प्रोटॉन और एक का नाम न्यूट्रॉन। फिर हमने ये कहा भाई इलेक्ट्रॉन जो है इस पे नेगेटिव चार्ज होएगा, प्रोटॉन जो है वो इस पे पॉजिटिव चार्ज होएगा, और न्यूट्रॉन जो है वो इस पे कोई चार्ज नहीं होएगा। ठीक, ये बात हमने करी। फिर क्या हुआ, अब अभी तक ना लोग ये समझ चुके हैं कि भाई अगर किसी भी चीज़ों को, दो मास को अगर हम पास पास रखें तो क्या होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब मास तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भी होता है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 2 प्रोटॉन या मान लो 2 इलेक्ट्रॉन, अभी के लिए ऐसा मान लेते 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने एक दूसरे को पास पास रखा। अब भाई कायदे से क्या होना चाहिए था, कायदे से तो इनको अट्रैक्ट करना चाहिए था, पर यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिला। क्या देखने को मिला कि भाई इस वाले इलेक्ट्रॉन ने तो इसको रिपेल कर दिया, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इसको क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। अब रिपल्शन मास की प्रॉपर्टी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स तो हो नहीं सकती, तो ये समझ में आया कि भाई ऐसा कुछ अलग भी है, जो मास के अलावा भी कोई एक ऐसी चीज़ है जो एक और तरीके की, अलग तरीके की फोर्स लगा रही है, और वो फोर्स क्या कर सकती है, रिपल्शन भी कर सकती है। ठीक, तो इसीलिए क्या बोला इन्होंने बोला कि चार्ज क्या है, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोले तो कि चार्ज कोई अलग से आने वाली प्रॉपर्टी नहीं है, चार्ज मैटर के पास पहले से ही एग्जिस्ट करता है, ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट क्रिएट्स एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अब हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होते हैं, वही तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो भाई चार्ज क्या है, चार्ज इज बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो मैटर के पास कहीं बाहर से नहीं आई है, वो उसके पास पहले से खुद से है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और जिसकी वजह से वो क्या करता है, फोर्स लगाता है। ये अपने को समझ में आ गया। ठीक, अच्छा कैसी फोर्स लगाता है, कितनी लगाता है, वो सब बातें हम करेंगे। ठीक है जी, तो सिंबल क्या है चार्ज का, चार्ज का सिंबल होता है Q, इसको कैपिटल Q भी लिख सकते हैं और अपन स्मॉल q भी लिख सकते हैं। चार्ज की SI यूनिट क्या है, चार्ज की SI यूनिट है कूलम, और इस कूलम को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला जैसी कोई चीज़ होती थी क्लास 11th में, अपने को ध्यान आएगा। तो हमने ये पढ़ा था शायद क्लास 10th में कि I इज इक्वल टू Q/T। अब देखो चार्ज कोई फंडामेंटल क्वांटिटी थोड़ी है, चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, फंडामेंटल तो साथ ही होती थी। ध्यान दिलाओ कौन कौन सी, एक मास, एक लेंथ, फिर एक टाइम, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट और टेम्परेचर। ये होती थी अपने पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दोबारा याद दिला रहा हूँ, मास, लेंथ,
टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर और करंट। तो करंट क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। अगर मैं यहाँ से Q को सब्जेक्ट बना लूँ तो Q बराबर आएगा I इंटू टी। अब I को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A से लिख सकता हूँ, और टाइम को किससे लिख सकता हूँ, T से लिख सकता हूँ। ठीक है जी। तो ये जो AT बना, ये AT क्या बन गया, AT बन गया अपना डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट, नहीं चार्ज। AT क्या बन गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में, चार्ज के बारे में। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर की वजह इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चार्ज क्या होता है, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज है, और फिर उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ करता हूँ, या मैं साइड में होता हूँ, पहले आप एक बार पॉज करके लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो अपना टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ बॉडीज़। तो टाइप्स ऑफ बॉडी की अगर अपन बात करें तो अपने पास एक न्यूट्रल बॉडी होती है, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है, और एक ऐसी बॉडी होती है अपने पास नेगेटिवली चार्ज्ड। पहले अगर हम समझे न्यूट्रल बॉडी को, तो न्यूट्रल बॉडी हम किसको बोलेंगे, एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर नेट चार्ज जीरो हो, विच हैव जीरो नेट चार्ज, जीरो नेट चार्ज। ठीक है जी। इसके पास नेट चार्ज जीरो होगा। क्या मतलब है नेट चार्ज जीरो होने का, नेट चार्ज जीरो होने का मतलब आप ऐसा समझो कि यार मान लो ये अपनी कोई एक बॉडी है, ठीक है, और इसके पास मैंने कहा भाई 1 2 3 4 5 मान लो इसके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मैंने कहा 1 2 3 4 और 5 ही कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि एक न्यूट्रल बॉडी वो बॉडी होती है मेरे भाई जिसमें क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है किसके, नेगेटिव चार्ज के। ठीक है, ऐसी बॉडी जिसमें पॉजिटिव चार्ज किसके बराबर होता है, नेगेटिव चार्ज के। तो अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर है तो इसका नेट चार्ज कितना आया, जीरो आया। कितना आया नेट चार्ज, जीरो। कैसे आया सर जीरो, जी बताओ जी बताओ। तो अभी एक छोटी सी प्रॉपर्टी अभी यहाँ साइड में कहीं समझ ले लेते हैं, वो ये है कि यार चार्ज जो है ना, चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं कैसे, जो स्केलर एडिशन अपना होता है या जिसको अपन एल्जेब्रिक एडिशन बोलते हैं ना, उस तरीके से अपन चार्ज को जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं तो भाई पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव में जोड़ देंगे, नेगेटिव वाले को नेगेटिव में जोड़ देंगे, इतना सही तो काम है। अगर आपको मैं समझाऊं तो भाई मेरे कहाँ लिखूं, यहीं लिख लेंगे यार, साइड में ही लिख देते हैं, नीचे ही ना। चलो जी, लाल कलम से लिख दें। तो भाई एक जो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उस पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। जो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं, उसके ऊपर भी चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, दोनों पे सेम ही होता है भाई, नेचर का फर्क है। ये वाला नेगेटिव नेचर का है, ये वाला पॉजिटिव नेचर का है। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो मेरे पास कितना चार्ज है, इसको अपन ई के बराबर भी मान सकते हैं। इन दोनों चार्ज को अपन किसके बराबर मान सकते हैं, ई के बराबर मान सकते हैं। ठीक, तो भाई अगर मेरे पास मान ले 5 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, तो 5 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसका मतलब कितना हुआ, मेरे पास +5 ई चार्ज है। और अगर मेरे पास 5 ही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं तो मेरे पास नेट नेगेटिव चार्ज कितना हुआ। भाई तुम लोग फिर कहोगे यार ये तो कितना आ गया, -5 ही आ गया है ना भाई। तो प्लस का 5 और माइनस का 5 दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 + 5 कितना, 0 आ गया। तो एक ऐसी बॉडी जिस पे नेट चार्ज 0 हो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी। ध्यान क्या रखना है, न्यूट्रल बॉडी पे नेट चार्ज 0 होता है, चार्ज 0 नहीं होता। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, नेट चार्ज 0 होता है, चार्ज 0 नहीं होता। क्या न्यूट्रल बॉडी वो होती है जिस पे कोई भी प्रोटॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, ये तो मूर्खता वाली बात है ना भाई। अब सोच के देख यार, अगर मैं कह रहा हूं कि इस पे कोई कैसा भी चार्ज नहीं है तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसमें एटम ही नहीं है, और एटम के बिना कोई बॉडी एग्जिस्ट करेगी, सोचने वाली बात। क्यों भाई,
है ना। तो एक ऐसी बॉडी जिस पर जीरो चार्ज हो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, हाँ पर ऐसी बॉडी एग्जिस्ट कर सकती है जिस पे नेट चार्ज कितना हो, जीरो। ठीक है, इस बॉडी को हम बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। अब यहीं से ही ना हम दो प्रकार की चीजें समझेंगे। भाई मान लो ये अपने पास कोई अपनी एक न्यूट्रल बॉडी थी, फिर से वही वाली है ना, जिसके पास प्लस के थे कितने चार्ज, 5, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव चार्ज थे जिसके पास, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज भी 5 ही थे भाई, 1 2 3 4 5। मैंने क्या करा, मैंने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से क्या मतलब एक न्यूट्रल बॉडी से मैंने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दिया। ठीक है भाई, ये अपने पास क्या थी, एक न्यूट्रल बॉडी थी, इसमें से क्या कराया मैंने, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दिया भाई। ठीक है, अगर सोच मैंने 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दिया तो भाई मान ले 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, है ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ भैया इसका क्यू नेट कितना आएगा, तो आप लोग बोलोगे यार इसका क्यू नेट आ जाएगा, देखो प्लस का तो 5e है और माइनस का 4e है, यानी क्यू नेट आ जाएगा प्लस का e। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई देख, इस वाले नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को मार दिया, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को, इस नेगेटिव ने पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को। तो इसके ऊपर कितना चार्ज बचा, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज बचा। ठीक, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो 1 पॉजिटिव आएगा, मैं 2 करूंगा तो 2 पॉजिटिव आ जाएगा, 3 करूंगा तो 3 पॉजिटिव आ जाएगा। अगर सोचो भैया मैं इसमें से n इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दूं, n इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, अगर मैं इसमें से n इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो भाई मेरे n इलेक्ट्रॉन अगर मैं हटा दूंगा तो Q बराबर कितना आ जाएगा यार, प्लस का Ne आ जाएगा, हाँ के ना, बोल भाई। अगर मैं हटा दूं कितना, n इलेक्ट्रॉन मैंने हटा दिए, रिमूव कर दिए, चले गए वो बॉडी को छोड़ के, बॉडी को, हाँ ठीक है। अगर मैं इसमें से n इलेक्ट्रॉन्स हटा दूं तो कितना चार्ज आ गया इसके ऊपर, प्लस का Ne जितना चार्ज इसके ऊपर आ गया, हाँ या ना यार, ऐसे ही है ना। तो सोच अगर इसके ऊपर प्लस का Ne चार्ज आया, कब, 1 इलेक्ट्रॉन हटाने पे, n इलेक्ट्रॉन हटाने पे आया प्लस का Ne और 1 हटाने पे आया E के जितना। तो सोच अगर मैं हटाता गया इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉडी कैसी बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी, हाँ कि ना, ऐसा ही है ना भाई। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है, हम ये कह सकते हैं अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज दैट अ बॉडी which has deficiency of electrons, एक ऐसी बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी यानी कमी हो गई, वो बॉडी अपनी क्या कहलाती है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी कहलाती है। ठीक है, इतनी बात। एक ऐसी बॉडी जिसमें से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स हट गए, रिमूव हो गए, ऐसी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाती है। ठीक है, अच्छा अब किसी के मन में डाउट आएगा भाई, क्या डाउट आएगा कि भाई इलेक्ट्रॉन ही क्यों हटाए, तू प्रोटॉन भी तो हटा सकता था पॉजिटिव चार्ज। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, देखो ये होता था अपना यहाँ सेंटर पे एक न्यूक्लियस, इसके अराउंड कुछ इलेक्ट्रॉन जैसी चीज़ें घूम रही होती थी, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं अपन, बोहर्स मॉडल जिसको बोलते हैं ना। अब ये है अपना न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अंदर है सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज। अब यार आप लोग खुद कॉमन सेंस से बताओ यार, इसको थोड़ी तोड़ देंगे, है ना, न्यूक्लियस को तोड़ना संभव नहीं है। हाँ अभी के लिए नहीं है भाई, आगे आप न्यूक्लियर रिएक्शन करा के तोड़ भी सकते हो, ठीक है, आपके टैलेंट पे डाउट नहीं कर रहा मैं, है ना, पर अभी के लिए संभव नहीं है, इतना इजीली तोड़ना न्यूक्लियस को संभव नहीं है। हाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर करा जा सकता है। कैसे करेंगे, देखो मैं ऐसे बार बार बताता हूँ कि यार इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो लड़कों की तरह होते हैं, चंचल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उनको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, है ना, थोड़ा सा किसी ने ऐसे हंस के देख लिया, देख के हंस लिया तो बावले हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही मान लो इस इलेक्ट्रॉन को भी अगर थोड़ी सी कोई एनर्जी दे दे कहीं से, जो कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर की हो,
तो आप लोग खुद सोच के बताओ, क्या ये भी बावड़ा होके नहीं नाचने लगेगा और इसको एटम को छोड़ के चला जाएगा? तो ऐसे करके अपन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा सकते हैं। तो एक ऐसी बॉडी जिसमें से इलेक्ट्रॉन हट गए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब सोच के देखो, पहले जब ये बॉडी थी इसके पास 10 पार्टिकल के जितना मास था। इस बॉडी के पास कितना मास था? 10 पार्टिकल के जितना। जब ये पॉजिटिवली चार्ज बनी तो इसके जो पार्टिकल थे वो कितने रह गए? 9 रह गए। यानी इसका जो क्या था मास था वो क्या हुआ होगा? डिक्रीज हुआ होगा। क्यों डिक्रीज हुआ होगा? क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर चले गए, मास डिक्रीज। इसका मास क्या हुआ होगा? डिक्रीज हुआ होगा। क्यों डिक्रीज हुआ होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकलकर चले गए, इसको छोड़कर चले गए। बाद में कह भी रहा हो, क्या पता मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, डोंट नो, है ना। तो ये हुई अपनी कौन सी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब सेम अगर ऐसी अपन सोचें इसके बारे में, नेगेटिवली चार्ज बॉडी के बारे में यार, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है? वही अपनी न्यूट्रल बॉडी, है ना, 5 पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी। मान ले भाई इसके अंदर 5 ही क्या थे? नेगेटिव चार्ज थे। 5 ही क्या थे? नेगेटिव, और 5 ही थे पॉजिटिव। तो ये न्यूट्रल है। मैंने क्या करा, इसको कहीं से बाहर से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, या मैं ऐसा भी कह सकता हूं इस बॉडी ने क्या करा होगा? गेन कर लिया होगा 1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी तो भाई मेरे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। और अब अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका क्यू नेट, तो आप लोग बताओ अब जल्दी से, वीडियो पॉज करके कमेंट करके बताओ जरा, क्यू नेट कितना आना चाहिए इसका, है ना। चलो, आशा करता हूं आपने कमेंट कर दिया होगा। तो देखो, प्लस का 5e और नेगेटिव वाले गिनो 3 और 3 6, माइनस का 6e। तो अगर यहाँ से हम बात करेंगे तो एक नेगेटिव चार्ज जो है वो बच रहा है यहाँ पे, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन हटाने पे माइनस, 1 इलेक्ट्रॉन देने पे माइनस का ई चार्ज आया। 2 दे दोगे तो माइनस का 2e, 3 दे दोगे तो माइनस का 3e, 4 दे दोगे माइनस का 4e। ऐसे करते 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 अगर हम इसको क्या करें, इसको n इलेक्ट्रॉन्स दे दें, n इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए, है ना। ठीक है, तो इस पे Q बराबर कितना आ जाएगा? Q बराबर आ जाएगा माइनस का Ne। ठीक है, और सेम इसी के पैटर्न पे आप सोच सकते हो कि इसका मास बढ़ेगा कि घटेगा। तो हम ये कह सकते हैं भैया 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो भाई हो ना हो इसका मास क्या हुआ होगा? इंक्रीज जो है वो हुआ होगा। ठीक है, अगर मुझे डिफाइन करना हो व्हाट इज अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, तो मैं क्या कहूंगा? एक ऐसी बॉडी, अ बॉडी विच हैज या विच हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, एक ऐसी बॉडी जिस पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो ये है अपनी टाइप्स ऑफ बॉडीज़, अपने को ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी पे एक सवाल मैं आपसे पूछूं अगर, कि भैया बताओ, अपने पास 3 बॉडीज़ हैं, एक है A, एक है B, एक है C। तीनों आइडेंटिकल हैं। A जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, B जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है, और C जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, आवाज़ के लिए सॉरी यार, बाहर से आती रहती है नॉइसेस, रोड के पास ही है अपना जहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो A पॉजिटिवली चार्ज है, B न्यूट्रल है, और C क्या है? अपना नेगेटिवली चार्ज है। अब आप लोग मुझे ये करके दिखाओ, इनको आप मुझे अरेंज करके दिखाओ, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। जल्दी से पॉज करके आप लोग करके दिखाएं, मैं 5 तक गिन लेता हूं तब तक। 1 2
3 4 5। चलिए जी देखते हैं अब। तो देखो भाई, न्यूट्रल बॉडी के मास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं रही होगी, इसका मास m ही रहा होगा जितना पहले था। ये बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए होंगे, यानी इसका मास घटा होगा। फिर इस बॉडी में क्या रहा होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर से आए होंगे, यानी इसका मास बढ़ा होगा। तो सबसे ज़्यादा मास आया C का, उसके बाद B का, उसके बाद A का। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके सवाल का जवाब। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना चाहे लिख सकते हैं। लिखना ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है, आप लिखिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भाई साहब, आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। 8 प्रॉपर्टी लिखी हुई है, घबराना नहीं है देख के। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, 20 मिनट से ऊपर की तो हो चुकी होगी, है ना। थोड़ी सी और रहेगी, 2 टुकड़े कर लेंगे, कोई बात नहीं। न्यूमेरिकल अगले पार्ट में कर लेंगे, इसी वीडियो के प्रॉपर्टीज़ तक पढ़कर ख़त्म करते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। 12वीं है, अच्छे नंबर चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई, पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, ज़रा एक एक करके समझते चलेंगे प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। अब क्या है, ध्यान पता नहीं है नहीं है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ आपको ध्यान नहीं है ना। तो हम कुछ पढ़ते थे जिसको हम बोलते थे फिजिकल क्वांटिटी। क्लास 11th में शायद हम पढ़ते थे, या 8th 9th में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने फिर ये पढ़ा था कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती है। एक होती है स्केलर्स और दूसरी होती है वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में आज बातचीत हम नहीं कर रहे हैं, वेक्टर्स के बारे में सेपरेट बातचीत करेंगे अपन, खूब विस्तार से चर्चा करेंगे। उतनी चर्चा करेंगे जितनी 12th में ज़रूरी है अपने को सीखना, है ना। आपका अगर कोई पिछला पोर्शन कमज़ोर रह गया है, जहाँ पे आपको ये लगता है कि यार ये चीज़ 11th में छूट गई थी, 12th की फिजिक्स पता नहीं हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए कुछ भी डरने की ज़रूरत अपने को नहीं है। ठीक, जितना भी 11th का पोर्शन 12th में आपके काम आने वाला है, मैं आपको साथ साथ कराऊंगा। ठीक है, घबराना नहीं है। बस 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। पहला, काम चोरी नहीं करनी है ना, और रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल्स की। सबसे जो मुश्किल पार्ट होता है वो क्या होता है, थ्योरी समझ में आ जाती है, सर डेरिवेशन भी कर देते हैं, पर न्यूमेरिकल्स में अटक जाते हैं। तो भाई जो चीज़ में कमज़ोर हो उसको ज़्यादा करो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जो है अपनी बढ़ाओ। उसके लिए कोई रेफरेंस बुक उठा लो, है ना। कौन सी लें, तो भैया सारी बुक अच्छी हैं। NCERT न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट नहीं है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए कोई एक रेफरेंस बुक हम ले सकते हैं, है ना। कौन सी ले सर, कौन सी ले, बुक बता दो कौन सी ले, आज ही ले लेते हैं, है ना। तो अगर आप इतने सक्षम हैं कि आप नई बुक्स जो हैं खरीद सकते हैं, तो आप कोई भी एक रेफरेंस बुक जिसकी लैंग्वेज आपको इजी लगे वो ले सकते हैं। मेरे चॉइस में SL अरोड़ा थोड़ी सी अच्छी बुक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप जो है वो बुक खरीद सकें, तो बुक जो है उस टेलीग्राम चैनल जो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो उस टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको उन बुक का PDF वर्जन जो है वो मिल जाएगा, जहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। मैं पूरी सीरीज़ में वही बुक जो है वो फॉलो कर रहा होऊंगा। ठीक है जी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं, वापस आते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो वाली क्वांटिटीज़ जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। अब इतना बता रहे हो तो ये भी बता दो मैग्नीट्यूड क्या। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मैथमेटिकल वैल्यू, है जी। मैग्नीट्यूड मतलब मैथमेटिकल वैल्यू, है ना। कि मैंने कहा 5 किलो चीनी ले आओ, तो 5 किलो चीनी मतलब कितनी चीनी, 5 किलो ना भाई। तो 5 क्या है, 5 उसकी मैथमेटिकल वैल्यू है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 5 जो है वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं इसके पास डायरेक्शन नहीं होती।
है ना। मैं आपको बोलूँगा 5 किलो चीनी लेके आओ, आपको बात पूरी समझ में आ गई कि भाई 5 किलो चीनी लेके आनी है, मतलब दुकान पे जाके बोलना है 5 किलो चीनी दे दे। वो ये नहीं पूछेगा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट किधर देनी है, 45 डिग्री पे दे दे जी 5 किलो चीनी, ना ना ना, जरूरत नहीं है उसकी, है ना। तो बस अपने को केवल क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन अपने को जरूरत नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास क्या हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ना हो। और तीसरी बात, ये अलजेब्रा को फॉलो करती है, फॉलोज लॉज ऑफ अलजेब्रा। लॉज ऑफ अलजेब्रा का मतलब क्या है, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, पर निशान किसका, माइनस साइन का। प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करोगे प्लस आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे माइनस आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करोगे माइनस आएगा। ये सब चीज़ें हैं लॉज ऑफ अलजेब्रा जो हम छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं। तो आई थिंक पहली प्रॉपर्टी अपने को क्लियर है कि चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगला है इट इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल से क्या मतलब, ट्रांसफरेबल से मतलब है अपना कि इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर जो है वो किया जा सकता है। जैसे हमने करा अभी, ऐसे मान लो आप कि ना आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, आपके पास यहां समझा देते हैं, देखो आपके पास 2 बॉडीज हैं, है ना। आपने क्या करा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उठा के इसको दे दिया, है भाई। आपने एक इलेक्ट्रॉन उठा के दूसरे को दे दिया। कैसे दे दिया सर, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तो उसके लिए बनाएंगे एक वीडियो, है ना, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे कि चार्ज को कैसे दूसरी बॉडी से को देना है ना। तो चार्ज को मान लो मैंने एक बॉडी से उठा के दूसरी पे दे दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इससे इसको दे दिया, तो मैंने क्या करा, चार्ज को ही तो ट्रांसफर करा। इलेक्ट्रॉन अपने आप में चार्ज नहीं है क्या। अच्छा चार्ज तो चलो सर कर दिया, चलो अपने ट्रांसफर, इस पे कितना चार्ज आएगा, तो सोचो याद करो, इसने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन को लूज करा है, यानी इस पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और इसने गेन करा है, इस पे कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, E के बराबर। इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास का क्या मतलब है, अब मान लो जैसे मैंने इस बॉडी से उठा के चार्ज उधर भेजा है, तो सिंपल सी बात है यार, इसका मास क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, और इसने चार्ज को गेन करा है तो इसका मास क्या हुआ होगा, बड़ा होगा। 3 प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई। अच्छा, इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या है, कंजर्व्ड का मतलब है कि जितना पहले था उतनी ही वैल्यू उसकी बाद में रहे, और इस प्रॉपर्टी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या मतलब है, देखो भाई, पहली बात तो ये कि आप चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते यार, एटम को थोड़ी क्रिएट डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एटम पहले से ही एग्जिस्ट करता है, उसको ना आप बना सकते हो ना उसको मिटा सकते हो, है ना। तो ऐसे ही चार्ज को ना आप बना सकते हो ना आप चार्ज को मिटा सकते हो। क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर जो है वो कर सकते हैं। पर ध्यान ये रहे कि जब हम ट्रांसफर कर रहे होंगे ना, तो हो सकता है एक पे चार्ज, मतलब जो चार्ज है वो इधर उधर शफल तो होएगा, पर जो ओवरऑल चार्ज की वैल्यू है वो क्या रहेगी, जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं पोज करके लिख दूंगा इस डेफिनेशन को, ठीक है। वहाँ से आप स्क्रीनशॉट बाद में लोगे तब उसको उतार लेना, ठीक है जी। या लिख ही देते हैं, चलो क्या कहें, क्या 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 लिखे, हम ये लिखेंगे, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड, neither be created nor destroyed, but it can be transferred from one body to other, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं।
ठीक है, एक बार जल्दी से इसको पोज करके उतारो। ये है डेफिनेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। अच्छा समझ लेते हैं ना। अच्छा इसमें एक चीज़ और लिखनी रह गई, क्या कि चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है जी, बहुत सही। कैसे समझे इसको? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखो भाई, मान लो एक डब्बा था अपने पास, है ना, जिसमें +7 कूलम, -3 कूलम, +8 कूलम चार्ज था। ठीक है, इस डब्बे के साथ हमने कुछ करा, इस डब्बे के साथ हमने कुछ किया, और इस डब्बे के अंदर अब जो नया चार्ज आया ना, है भाई, वो आ गया मान लो -10 कूलम, एक आ गया +8 कूलम, और जो तीसरा चार्ज बचा वो मुझे नहीं पता कितना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि भाई मैं यहाँ पे देखूंगा टोटल चार्ज कितना था, 7 और 8 15, और 15 में से 3 गए, तो +12 कूलम जो था मेरे पास वो नेट चार्ज था इनिशियल। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जितना चार्ज पहले था उतना ही बाद में रहेगा, और अगर उतना ही बाद में रहेगा मेरे भाई, तो ये कितना आ रहा है, -2 कूलम +x, इसको बराबर होना चाहिए किसके, 12 के, यानी x बराबर कितना होना चाहिए, 14 कूलम, और वो भी प्लस का। ठीक है, तो ये बेसिकली मतलब है किसका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। इस पॉइंट को हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ रहे होंगे, जहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। अभी इसको छोड़ देते हैं। सिमिलर चार्ज क्या करते हैं भैया, रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव दुश्मनी, पॉजिटिव नेगेटिव प्यार, यानी अट्रैक्ट। डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट करेंगे और सिमिलर चार्ज रिपेल करेंगे। ठीक है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट, इससे हम ये कहना चाहते हैं कि जो चार्ज है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड, डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। ठीक है, जबकि मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। एक बहुत महान साइंटिस्ट है ना, मॉडर्न डे साइंटिस्ट जितने भी हैं उसमें ग्रेटेस्ट कह सकते हैं हम, एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऐसी बताई है ना, उसमें उन्होंने कहा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि m बराबर होता है m0 अपॉन √1 - v² बाय c² बाय v², c² बाय v²। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, एक बार चेक कर लेते हैं ये फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूला चेक करो। v² बाय c² है भाई, सॉरी v² बाय c² पहले ठीक लिखा था, v² बाय c²। m क्या है, m है मास किसी भी ऑब्जेक्ट का जब वो चल रही होगी। m0 क्या है, m0 है रेस्ट मास, m0 क्या है, रेस्ट मास। v क्या है, स्पीड। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। m क्या है, m है मास। m0 क्या है, ये है रेस्ट मास, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तब उसका जो मास है वो। v क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। c² क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। c² है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो भैया अगर हम अब खड़े हैं तो हमारा मास अलग है, अगर हम चलने लगेंगे तो हमारा मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऐसा आइंस्टाइन जो है वो कहते थे। हालांकि डे टू डे लाइफ में हमारी स्पीड कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसलिए जो ये चेंज है ये हमें दिखाई भी नहीं देगा मास का। पर अगर हम बहुत तेज़ गति से चलने लगे हैं, जैसे कि कौन चलता है, जैसे कि लाइट चलती है, अगर हम लाइट जितनी तेज़ गति से अगर हम चलने लग जाएं, है ना, लगभग हमारी स्पीड कितनी हो जाए,
स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। यानी ये जो v की वैल्यू है ये अगर c के बराबर हो जाए तो देखो अपॉन में 0 हो जाएगी और समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, यानी हमारा मास कितना हो जाएगा, हमारा मास जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो मास डिपेंड करता है किस पे, स्पीड पे, पर चार्ज कभी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अच्छा भाई मान लो मैंने कहा कि यार तुम्हें अपने किसी मित्र या मित्रनी, है ना, दोस्त या फिर महिला मित्र या जो भी तुम मान सको, माता पिता, मान लो तुम्हें किसी को भी कुछ गिफ्ट करना है। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि भाई आपने मान लो किसी को एक चॉकलेट गिफ्ट करनी है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि आप कितनी कम से कम अमाउंट की जो चॉकलेट है उसको आप गिफ्ट कर सकते हो। जल्दी से वीडियो को पॉज करके कमेंट में बता दीजिए, बताओ मिनिमम अमाउंट क्या होगा उन चॉकलेट्स का जो आप किसी को भी गिफ्ट जो है वो कर सकते हो। बताओ भाई, कर दिया कमेंट? तो आपने आंसर दिया होगा भाई कम से कम तो एक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे मर्जी उतनी कर ले। नहीं, तो ऐसे ही जब हमें किसी चीज़, जब भी हम किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफ़र करेंगे तो मिनिमम कितना चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो कर सकते हैं चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही वो सबसे छोटा चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। क्या इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज होते हैं? हाँ होते हैं, क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स। ठीक है, उनके बारे में बातचीत नहीं करेंगे, ना ही वो अपना पढ़ाई लिखाई का हिस्सा है। ठीक है, तो सबसे छोटा चार्ज कौन सा है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो हम किसी भी बॉडी को, मान लो एक बॉडी से उठा के दूसरी बॉडी को चार्ज देना चाह रहे हैं, तो मिनिमम कितना चार्ज हम दे सकते हैं भाई? तो मिनिमम हम जो चार्ज दे सकते हैं वो हम दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज, यानी जितना चार्ज किस पे है, एक इलेक्ट्रॉन पे है, उतना हम कम से कम चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो दे सकते हैं। और यही जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जब हम चार्ज देंगे, जैसे एक चार्ज दिया तो E, 2 दिए तो 2E, 3 दिया तो 3E, तो ऐसे कर करके जो ये चार्ज को ट्रांसफर करने की जो तरीका है ना, इसी को अपन ने क्या बोला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, फिक्स अमाउंट में अवेलेबल जो है वो होता है। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कुछ बातें बताऊं तो मिनिमम चार्ज क्या है जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं, मिनिमम चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, TRANS, ट्रांस, FERED, फर्ड, है ना, ये क्या है, दिस इज इक्वल टू E बोले तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जल्दी बोलो, E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम याद कर लेंगे। ओके सर, ठीक है जी, यहाँ तक की बात हमें समझ आ गई। अब जो चार्ज है वो कैसे देंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में देंगे तो Q बराबर कितना, ±NE। ये मैं आपको पहले भी बता चुका है ना कि अगर किसी भी बॉडी पे से इलेक्ट्रॉन को लूज कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। मैं उधर वो देख रहा हूँ भाई, वीडियो चल भी रही है कि नहीं चल रही है ना। हाँ, ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है, नेगेटिवली, मतलब एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं या नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज कब होएगा, जब उस पर हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे उसको, और अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, गलत बोल दिया ना, हाँ, अगर दे देंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, उससे अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, जो हमने सोचा था उसका हमने चार्ज पढ़ लिया क्या होता है, हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। न्यूमेरिकल्स जो है वो भैया नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इससे क्लास होगी उसमें अपन न्यूमेरिकल्स जो है वो करेंगे। कुछ 5, 6, 7 न्यूमेरिकल्स मैं करा दूंगा,
ऐसी कुछ 7-8 न्यूमेरिकल्स मैं आपके लिए आपको दे दूंगा, ठीक है। अब कहाँ मिलेंगे जी वो, तो वो मिलेंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ मिलेगा, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगा। और अगर वहाँ से नहीं लेना चाहो तो भैया व्हाट्सएप वाला चैनल भी आ गया है अब तो, है ना, एक नई चीज़ चली ना व्हाट्सएप चैनल, तो आप व्हाट्सएप चैनल पे भी जाके क्या कर सकते हो, वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको आप एक्सेस कर सकते हो। फिर दूसरा मैंने जो आपको बुक्स बताई थी उस बुक का PDF भी आपको वहीं पे ही मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, हंसते खेलते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय तू भारतम।